जीएस मॉक टेस्ट का 26वां सीरीज है। और बता दें कि जीके जीएस मॉक टेस्ट 26वां सीरीज को शुरू करने से पहले कि इस चैनल पर जो नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि पल पल का नोटिफिकेशन आपके मोबाइल कंप्यूटर पर पहुंच सके। वीडियो को फुल वॉच करें, पूरा देखें, लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने चाहने वालों के साथ, दोस्तों के साथ शेयर करें और कमेंट करना ना भूलें, कमेंट जरूर करें। चलिए देखते हैं जीके जीएस मॉक टेस्ट का आज 26वां पेपर है, 26वां सीरीज है। आपके ऑन स्क्रीन दिख रहा होगा। पहला प्रश्न है, संतोष ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? संतोष ट्रॉफी, सही जवाब होगा ऑप्शन डी, फुटबॉल। संतोष ट्रॉफी फुटबॉल से संबंधित है। बता दें कि फुटबॉल का जन्म इंग्लैंड में हुआ है। इंग्लैंड में आपका फुटबॉल का जन्म हुआ है और 1857 ईस्वी में इंग्लैंड में विश्व का पहला फुटबॉल क्लब 1857 ईस्वी में विश्व का पहला फुटबॉल क्लब शेफील्ड फुटबॉल क्लब, उसका नाम था शेफील्ड फुटबॉल क्लब, से फुटबॉल समझेंगे, फुटबॉल क्लब का गठन किया गया था। और भारत में फुटबॉल अंग्रेजों के द्वारा ही लाया गया और भारत का पहला फुटबॉल क्लब डलहौजी क्लब था। अगर पूछेगा भारत का पहला फुटबॉल क्लब तो डलहौजी फुटबॉल क्लब, ये भारत का पहला फुटबॉल क्लब है और भारत में फुटबॉल अंग्रेजों के द्वारा ही लाया गया है। और विश्व का पहला फुटबॉल क्लब पूछेगा तो बताएंगे शेफील्ड फुटबॉल क्लब। नेक्स्ट, प्रश्न नंबर 2, निम्नलिखित में से कौन नीति आयोग का पदेन सभापति होता है? सही जवाब होगा ऑप्शन सी, प्रधानमंत्री। नीति आयोग योजना आयोग का नया नाम है, योजना आयोग का नया नाम नीति आयोग है और इसका पदेन सभापति भारत के प्रधानमंत्री होते हैं। बता दें कि योजना आयोग का स्थापना जो है 15 मार्च 1950 ईस्वी में किया गया था और योजना आयोग का नाम चेंज करके नीति आयोग कब किया गया तो 1 जनवरी 2015 को आपका योजना आयोग का नाम बदल करके नीति आयोग कर दिया गया। नेक्स्ट, प्रश्न नंबर 3, राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है? सही जवाब होगा ऑप्शन ए, 6 वर्ष। राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष होता है। और बता दें राज्यसभा के बारे में कि राज्यसभा जो है ये उच्च सदन है, उच्च सदन। राज्यसभा को आपका द्वितीय सदन भी कहा जाता है, द्वितीय सदन। और इसे भांग नहीं किया जा सकता है क्योंकि अस्थायी सदन है, इसे अस्थायी सदन भी कहा जाता है, अस्थायी सदन। और इसके जो सदस्य होते हैं 2/3 सदस्य, वो प्रत्येक 2 वर्षों पे, प्रति 2 वर्षों पर बदल जाते हैं। और राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल आपका सवाल ही था कि कितना वर्ष होता है तो 6 वर्ष होता है। एग्जाम प्रश्न पूछता है, बताएं अस्थायी सदन कौन सा है तो राज्यसभा। आपसे एग्जाम प्रश्न दागेगा कि बताएं संसद का उच्च सदन कौन है तो राज्यसभा। द्वितीय सदन किसे कहा जाता है तो राज्यसभा। और प्रथम सदन आपका लोकसभा है, लोकप्रिय सदन भी कहा जाता है लोकसभा को। प्रथम सदन, लोकप्रिय सदन, निम्न सदन आपका लोकसभा को कहा जाता है। और अस्थायी सदन भी कहा जाता है लोकसभा को, अस्थायी, क्योंकि प्रत्येक 5 सालों पे लोकसभा का गठन होता है। नेक्स्ट, प्रश्न नंबर 4, सिंधु घाटी सभ्यता से संबंध स्थान लोथल निम्नलिखित में से किस राज्य में है? सही जवाब होगा ऑप्शन बी, गुजरात। लोथल गुजरात में है। और बात करें कि अहमदाबाद जो जिला है गुजरात के, अहमदाबाद गुजरात के अहमदाबाद जिले से 16 किलोमीटर दक्षिण सागरवाला गांव में स्थित है। और बात करें लोथल की तो भोगवा नदी के किनारे है, लोथल भोगवा नदी के किनारे है, अहमदाबाद जिले से 16 किलोमीटर दक्षिण सरगवाला गांव में। और इसका उत्खनन की बात करें लोथल का, इसका उत्खनन रंगनाथ राव। एग्जाम प्रश्न डालता है कि लोथल का उत्खनन करता कौन है तो रंगनाथ राव ये आपका उत्खनन करता है, उत्खनन करता। और इसका पूछेगा कि लोथल का उत्खनन कब किया गया तो 1957 ईस्वी में, 1957 ईस्वी में लोथल का उत्खनन किया गया रंगनाथ राव के द्वारा। नेक्स्ट, प्रश्न नंबर 5 देखेंगे, ऑक्सीजन का खोज किसने की थी? सही जवाब होगा ऑप्शन सी, प्रिस्टले। जे प्रिस्टले जो हैं इन्होंने 1774 ईस्वी में ऑक्सीजन का खोज किए हैं। कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं कि मेंडलीव का जो आवर्त सारणी है वो मेंडलीव अपने आवर्त सारणी में किस आधार पर तत्वों को सजाया है। नेक्स्ट, प्रश्न नंबर 6, सूर्य से उत्सर्जित प्रकाश किरणों को पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लगता है?
सही जवाब होगा ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं। टोटल समय जो लगता है सूर्य की किरणों को पृथ्वी तक पहुंचने में 8 मिनट 16.6 सेकंड, 8 मिनट 16.6 सेकंड का समय लगता है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 7, न्यूमिस्मैटिक क्या है? सही जवाब होगा ऑप्शन बी, धातुओं और सिक्कों का अध्ययन। धातुओं और सिक्कों का अध्ययन को न्यूमिस्मैटिक कहा जाता है। प्रश्न नंबर 8, पेयजल को शुद्ध करने के लिए निम्नलिखित में से किस वस्तु का उपयोग व्यापक रूप से होता है? सही जवाब होगा ऑप्शन ए, क्लोरीन। प्रश्न नंबर 9, भाखड़ा नांगल बांध निम्नलिखित नदी पर बना हुआ है। सही जवाब होगा ऑप्शन डी, सतलज। का सबसे बड़ा ग्रह है। सही जवाब होगा ऑप्शन सी, बृहस्पति। सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति है और सबसे छोटा ग्रह आपका बुध है। आपका एग्जाम प्रश्न इससे भी आता है, सूर्य से दूरी के अनुसार ग्रहों का क्रम। सबसे पहला आपका बुध होता है, बुध, उसके बाद शुक्र, बुध शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, एक आपका वरुण। ये आपका क्रम है ग्रहों का। इसी सवाल पूछता है कि सूर्य से सबसे नजदीक कौन सा ग्रह है, तो बुध है। सबसे दूर कौन सा है, तो वरुण है। और आपका एक यान था प्लूटो, जिसे आपका 2006 ईस्वी में आपका ग्रह की श्रेणी से हटा दिया गया है, क्योंकि ग्रह के क्राइटेरिया को प्लूटो पूरा नहीं कर रहा था, इसलिए उसे ग्रह की श्रेणी से बाहर कर दिया गया है। जिसको याद कर लेंगे, बुध शुक्र पृथ्वी मंगल बृहस्पति शनि अरुण वरुण। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 11, पायरिया निम्नलिखित अंग का रोग है। सही जवाब होगा ऑप्शन ए, मसूहा। दांतों मसूहा को प्रभावित करता है, ज्यादातर मसूहा को प्रभावित करता है पायरिया बीमारी, और विटामिन सी की कमी के कारण पायरिया होता है। और मसूहा से खून आने लगता है, मसूहा से रक्त आना चालू हो जाता है, तो आप समझ जाएंगे कि आपका पायरिया हो चुका है। और विटामिन सी की कमी से ऐसा होता है। तो विटामिन सी के रूप में आप लोग खट्टे पदार्थों का इस्तेमाल करें, लेकिन ज़्यादा नहीं करें, नॉर्मल करें, सामान्य मात्रा में किसी भी चीज़ का इस्तेमाल कर सकते हैं, किसी तरह का बीमारी नहीं होगा। किसी भी चीज़ का इस्तेमाल करें खाने पीने में, तो आपका ना ज़्यादा करें ना कम करें, नॉर्मल हर एक चीज़ों का इस्तेमाल करें। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 12, यूजीसी में जी का पूर्ण रूप है। सही जवाब होगा ऑप्शन सी, ग्रांट्स। पूरा फुल फॉर्म की बात करें तो यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन। यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन आपका फुल फॉर्म होगा यूजीसी का। हिंदी में बातें करें यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन का फुल फॉर्म का, तो विश्वविद्यालय अनुदान आयोग। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 13, द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स पुस्तक के लेखक या लेखिका कौन है? सही जवाब होगा ऑप्शन ए, अरुंधति राय। प्रश्न नंबर 14, पूर्वी तटवर्ती रेलवे का मुख्यालय कहां है? सही जवाब होगा ऑप्शन डी, भुवनेश्वर। पूर्वी तटवर्ती रेलवे का मुख्यालय भुवनेश्वर में है। प्रश्न नंबर 15, रात्रि को आकाश में कौन सा ग्रह लाल दिखाई देता है? सही जवाब होगा ऑप्शन बी, मंगल। प्रश्न नंबर 16, आणविक ऊर्जा अनुसंधान केंद्र स्थित है। सही जवाब होगा ऑप्शन ए, मुंबई में। प्रश्न नंबर 17, पृथ्वी पर ऋतुएं होने का कारण है। सही जवाब होगा ऑप्शन सी, पृथ्वी का सूर्य के चारों ओर परिक्रमण और इसकी धुरी पर 66.5 डिग्री पर झुकाव, इसी कारण से आपका पृथ्वी पर ऋतुएं होती है, यानी ऋतु परिवर्तन होता है, ठंडा गर्मी बरसात। दिन और रात कैसे होता है, तो पृथ्वी अपने अक्ष पर 37 डिग्री झुका हुआ है, 37 डिग्री अपने अक्ष पर झुका हुआ है, और इसी 37 डिग्री अपने अक्ष पर झुके होने की वजह से और अपने अक्ष पर जो घूर्णन करता है पृथ्वी, जिसकी वजह से आपका दिन और रात होता है, 12 घंटा का दिन और 12 घंटा का रात होता है। लेकिन ऋतु जो परिवर्तन होता है, ठंडा आता है फिर गर्मी आता है बरसात आता है, तो ये आपका पृथ्वी सूर्य के चारों ओर परिक्रमण करता है, इसकी वजह से ऐसा होता है, और 66 डिग्री झुकाव होने की वजह से ऐसा होता है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 18 देखेंगे, गोदावरी नदी कहां से होकर बहती है? सही जवाब होगा ऑप्शन ए, महाराष्ट्र व आंध्र प्रदेश से होकर बहती है गोदावरी नदी। और तेलंगाना आपका आंध्र प्रदेश से आपका एक नया राज्य बना है, तो आपका तेलंगाना भी हो जाएगा, महाराष्ट्र आंध्र प्रदेश तेलंगाना, ये तीनों राज्यों से होकर के गोदावरी नदी बहती है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 19 देखेंगे,
निम्नलिखित में से किस राज्य में प्रत्यावर्ती मानसून का अधिक प्रभाव होता है? सही जवाब होगा ऑप्शन सी तमिलनाडु। प्रत्यावर्ती मानसून मतलब लौटती हुई मानसून का सबसे अधिक प्रभाव तमिलनाडु में देखने को मिलता है। हालांकि आंध्र प्रदेश में देखने को मिलता है, लेकिन सबसे ज्यादा आपका तमिलनाडु में मिलता है, जिसको प्रत्यावर्ती मानसून यानी लौटती हुई मानसून को उत्तर पूर्वी मानसून कहा जाता है। यही उत्तर पूर्वी मानसून आपका प्रत्यावर्ती मानसून है। और भारत में सबसे अधिक वर्षा दक्षिण पश्चिम मानसून की वजह से होता है। यही मानसून जब लौटता है जाड़े के दिनों में तो तमिलनाडु में वर्षा कराती है उत्तर पूर्वी मानसून यानी प्रत्यावर्ती मानसून। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 20 है, संघ शासित प्रदेश दादर और नगर हवेली भारत में निम्नलिखित में से किन राज्यों के बीच स्थित है? सही जवाब होगा ऑप्शन डी गुजरात व महाराष्ट्र। प्रश्न नंबर 21, घाना पक्षी अभयारण्य निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? सही जवाब होगा ऑप्शन बी राजस्थान। घाना पक्षी अभयारण्य राजस्थान में स्थित है। और बता दें कि केवला देव घाना पक्षी अभयारण्य, इसे केवला देव घाना पक्षी अभयारण्य भी कह सकते हैं, और राजस्थान के भरतपुर जिला में है। जिला की बात करें, पूछेगा कि घाना पक्षी या केवला देव घाना पक्षी अभयारण्य राजस्थान के किस जिला में है? ये तो भरतपुर में है, भरतपुर जिला में। और यह साइबेरियाई सारस जो पक्षी है, साइबेरियाई सारस ये प्रवासी पक्षी है। और प्रवासी पक्षी के लिए ही आपका प्रसिद्ध है। साइबेरियाई सारस नामक प्रवासी पक्षी के लिए आपका केवला देव घाना पक्षी अभयारण्य प्रसिद्ध है, क्योंकि यहाँ ये पक्षी आते रहता है और चला जाता है। ठंडा में लौट जाता है और गर्मी के मौसम में यहाँ चला आता है। प्रश्न नंबर 22, सरदार सरोवर बांध परियोजना किस राज्य में स्थित है? सही जवाब होगा ऑप्शन सी गुजरात। सरदार सरोवर बांध गुजरात में स्थित है। बातें करें तो सरदार सरोवर बांध जो है वो नर्मदा नदी पर है। सवाल आएगा एग्जाम में कि सरदार सरोवर बांध किस नदी पर है, तो आपका नर्मदा नदी पर गुजरात में है। कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं कि नर्मदा बचाओ आंदोलन के प्रसिद्ध पर नेता कौन है। प्रश्न नंबर 23 है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य गैर शहतूत यानी नॉन मलबरी रेशम उत्पादित करता है? जो शहतूत के पत्ता पर उत्पादित नहीं होता बल्कि अन्य आपका ज़ेब वगैरह के पत्तों पर होता है। सही जवाब होगा ऑप्शन ए उड़ीसा। और बता दें कि अगर रेशम कीड़ा पालन से संबंधित क्लास को देखना है तो आप प्ले लिस्ट में जाकर के देख सकते हैं। कृषि संसाधन से संबंधित ये आपका टॉपिक है और रेशम के बारे में आपका हेडिंग बना होगा, आप जाकर के देख सकते हैं कृषि संसाधन। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 24 है, भारत के पूर्वी तट में प्राकृतिक बंदरगाह है। सही जवाब होगा ऑप्शन डी विशाखापट्टनम। यह प्राकृतिक बंदरगाह है और भारत के पूर्वी तट पर स्थित है। प्रश्न नंबर 25, निम्नलिखित में से सरयू नदी के तट पर कौन सा शहर स्थित है? सही जवाब होगा ऑप्शन सी अयोध्या। अयोध्या जो सरयू नदी के तट पर स्थित है। पटना की बात करें तो गंगा नदी के तट पर है। इलाहाबाद ये आपका गंगा यमुना सरस्वती ये तीनों के संगम पे है। गंगा यमुना और सरस्वती ये तीनों के संगम पे इलाहाबाद है। और वाराणसी की बात करें तो आपका गंगा नदी के तट पर है। वाराणसी गंगा नदी के तट पर, गंगा नदी के किनारे है। प्रश्न नंबर 24 में अगर बातें करें तो आपका विशाखापट्टनम तो पूर्वी तट पर है। इसके अलावा आपका कोलकाता भी पूर्वी तट पर है, चेन्नई भी आपका पूर्वी तट पर है और तूतीकोरिन भी आपका पूर्वी तट पर। ये सारे पूर्वी तट की बंदरगाह हैं, लेकिन विशाखापट्टनम पूर्वी तट के प्राकृतिक बंदरगाह है। कोलकाता बंदरगाह नदी पर स्थित बंदरगाह है। प्रश्न नंबर 26, वायु में अपेक्षित आर्द्रता मापने हेतु प्रयुक्त उपकरण है। सही जवाब होगा ऑप्शन ए हाइग्रोमीटर। अपेक्षित आर्द्रता मापने के लिए हाइग्रोमीटर का प्रयोग किया जाता है और किसी ताप पर वायु के किसी आयतन में उपस्थित वाष्प द्रव्यमान तथा उसी ताप पर वायु के उसी आयतन के संतृप्त करने के लिए आवश्यक वाष्प के द्रव्यमान के अनुपात को वायु की अपेक्षित आर्द्रता कहा जाता है। यानी किसी ताप पर वायु के किसी आयतन में उपस्थित वाष्प द्रव्यमान तथा उसी ताप पर वायु के उसी आयतन के संतृप्त करने के लिए आवश्यक वाष्प के द्रव्यमान के अनुपात को ही आपका अपेक्षित आर्द्रता, वायु का अपेक्षित आर्द्रता कहा जाता है। नेक्स्ट देखेंगे प्रश्न नंबर 27, पृथ्वी की सतह से नीचे द्रवीभूत शैल क्या कहलाता है? और डिस्कस जिनको नहीं देखना होगा वो वीडियो का स्किप करके टेस्ट लगा सकते हैं। आगे बढ़ा दें।
डिस्कस को और प्रश्न को देखते रहें। सही जवाब होगा ऑप्शन डी, सैल मूल यानी मैग्मा। पृथ्वी की सतह से नीचे द्रवीभूत सैल जो होता है वो लावा मैग्मा के रूप में होता है, जिसे सैल मूल भी कहा जाता है। प्रश्न नंबर 28, नोबेल पुरस्कार कितने क्षेत्रों में दिए जाते हैं? सही जवाब होगा ऑप्शन बी, 6। नोबेल पुरस्कार 6 क्षेत्रों में दिया जाता है। बात करें 6 क्षेत्र कौन कौन से हैं, तो आपका शांति है, साहित्य है, चिकित्सा है, भौतिकी है, अर्थशास्त्र है। ये सारे क्षेत्रों में आपका दिया जाता है नोबेल पुरस्कार। प्रश्न नंबर 29, भारत में 2 सर्वोच्च शौर्य पुरस्कार है। सही जवाब होगा ऑप्शन बी, परमवीर चक्र व महावीर चक्र। ये 2 आपका सर्वोच्च शौर्य पुरस्कार है। सेनाओं को ज्यादातर आपका पुरस्कार शौर्य पुरस्कार जो दिया जाता है कहलाता है। प्रश्न नंबर 30, रोवर्स कब संबंधित है? सही जवाब होगा ऑप्शन सी, फुटबॉल के साथ। प्रश्न नंबर 31, मैरी कॉम किस खेल से संबंधित है? सही जवाब होगा ऑप्शन ए, मुक्केबाजी। प्रश्न नंबर 32, किसने कहा था मध्यरात्रि की टकोर पर जब संसार सोता है तो भारत अपने जीवन व स्वतंत्रता के लिए जाग उठेगा? सही जवाब होगा ऑप्शन सी, जवाहरलाल नेहरू। प्रश्न नंबर 33, हिरोशिमा दिवस मनाया जाता है। सही जवाब होगा ऑप्शन सी, 6 अगस्त को। और 9 अगस्त अगर रहता तो नागासाकी दिवस, 9 अगस्त नागासाकी, क्योंकि 6 अगस्त को हिरोशिमा पर परमाणु बम गिराया गया था अमेरिका के द्वारा, और 9 अगस्त को नागासाकी पर परमाणु बम अमेरिका के द्वारा गिराया गया था। और नागासाकी और हिरोशिमा दोनों जापान में है। कमेंट करके बताएं कि हिरोशिमा पर कौन सा बम गिराया गया था और नागासाकी पर कौन सा परमाणु बम गिराया गया था, उसका नाम बताना है। प्रश्न नंबर 34, नौसेना दिवस मनाया जाता है। सही जवाब होगा ऑप्शन ए, 4 दिसंबर को। प्रश्न नंबर 35, अंतरिक्ष में जाने वाला प्रथम भारतीय कौन है? सही जवाब होगा ऑप्शन बी, राकेश शर्मा। प्रश्न नंबर 36, नियाग्रा जलप्रपात है। सही जवाब होगा ऑप्शन डी, यूएसए में। नियाग्रा जलप्रपात यूएसए में है। प्रश्न नंबर 37, संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय स्थित है। सही जवाब होगा ऑप्शन सी, न्यूयॉर्क में। यूएनओ का मुख्यालय न्यूयॉर्क में है। यह अमेरिका में है। न्यूयॉर्क आपका यूएसए में है, यानी संयुक्त राज्य अमेरिका, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में है। प्रश्न नंबर 38, किसके पास वीटो पावर नहीं है? सही जवाब होगा ऑप्शन डी, जर्मनी। जर्मनी के पास वीटो पावर नहीं है। वीटो पावर उसी देश के पास है जो यूएनओ के सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य हैं। परमानेंट जो मेंबर हैं, परमानेंट मेंबर कंट्री, अस्थायी जो राष्ट्र हैं सुरक्षा परिषद के, उन्हीं के पास वीटो पावर है। और 5 ऐसे देश हैं जो सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य हैं। इसके अगर 5 की बातें करें तो इसका ट्रिक होता है, सेटिंग है रूबी के चिप, जिसमें आर का मतलब रूस होगा, यू का मतलब यूएसए यानी अमेरिका, बी आई का मतलब ब्रिटेन, के साइलेंट है, ची का मतलब चीन और फा का मतलब फ्रांस। ये आपका देश है 5 जो अस्थायी सदस्य हैं जिनके पास वीटो पावर है। प्रश्न नंबर 39, चिपको आंदोलन आरंभ करने वाले व्यक्ति हैं। चिपको आंदोलन आरंभ करने वाले व्यक्ति, सही जवाब होगा ऑप्शन बी, एस.एल. बहुगुणा। सुंदरलाल बहुगुणा जो है वो चिपको आंदोलन के प्रारंभ करने वाले व्यक्ति हैं। प्रश्न नंबर 40, निम्नलिखित में से कौन सा एक तत्व है? सही जवाब होगा ऑप्शन डी, हीरा। प्रश्न नंबर 41, मानव द्वारा निर्मित प्रथम संश्लिष्ट रेशा था। सही जवाब होगा ऑप्शन बी, रेयॉन। मानव द्वारा तैयार किया गया प्रथम कृत्रिम रेशा यानी संश्लिष्ट रेशा जिसे कहा जाता है, कृत्रिम रेशा आर्टिफिशियल फाइबर जो है संश्लिष्ट रेशा उसी कहा जाता है, वो आपका रेयॉन है। प्रश्न नंबर 42, रोशनी के लिए प्रयुक्त साधारण ट्यूबलाइट में होता है। ध्यान से ऑप्शन को देखें, पढ़ें और कमेंट बॉक्स में जवाब दें। सही जवाब होगा ऑप्शन डी, 2 फिलामेंट फ्लोरोसेंट पदार्थ व पारा बाष्प, ये आपका ट्यूबलाइट में भरा होता है। प्रश्न नंबर 43, रासायनिक ऊर्जा का विद्युत ऊर्जा में परिवर्तन होता है। अकॉर्डिंग टू ऑप्शन बताना है। सही जवाब होगा ऑप्शन सी, बैटरी। बैटरी जो है रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदल देता है जब चार्ज होता है तो। प्रश्न नंबर 44, खाली स्थान है का अपघटन मानव में अल्जाइमर रोग का अभिलक्षण है। सही जवाब होगा ऑप्शन सी, मस्तिष्क कोशिका का अपघटन मानव में अल्जाइमर बीमारी उत्पन्न कर देता है, आपका अभिलक्षण है। प्रश्न नंबर 45, निम्नलिखित में से कौन सबसे बड़ा जीवित स्तनपायी है?
सबसे बड़ा जीवित स्तनपायी, स्तनपायी वैसे जंतु कहा जाता है जो आपका बच्चे जन्म देता है और दूध देता है। सही जवाब होगा ऑप्शन डी, नीली व्हेल। सबसे बड़ा जीवित स्तनपायी नीली व्हेल है। प्रश्न नंबर 40, एलिसा परीक्षण किसके लिए निर्देशित है? सही जवाब होगा ऑप्शन ए, एड्स, एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम। एड्स का फुल फॉर्म होता है एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम। प्रश्न नंबर 47, सूर्य से निकला प्रकाश पृथ्वी पर पहुंचता है लगभग, ये क्वेश्चन आपका रिपीट हो रहा है। सही जवाब होगा ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं। समय की अगर बात करें तो 8 मिनट 16.6 सेकंड का समय टोटल लगता है सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी पर आने। प्रश्न नंबर 48, हरित क्रांति की सफलता से संबंधित वैज्ञानिक हैं? सही जवाब होगा ऑप्शन सी, नॉर्मन बोरलॉग। विश्व में हरित क्रांति के जनक कहे जाते हैं नॉर्मन बोरलॉग। और बता दें कि भारत में हरित क्रांति के जनक तो आपका एम.एस. स्वामीनाथन होंगे, एम.एस. स्वामीनाथन। प्रश्न नंबर 49, निम्नलिखित का मिलान करना है कूट का प्रयोग करके। ध्यान से ऑप्शन को देख लें, मिलान करें। सही जवाब होगा ऑप्शन बी, 1 का 2, 2 का 3, 3 का 4 और डी का यानी 4 का 1। देख लें सही से। 2 यानी मोतियाबिंद जो होगा वो आँख से संबंधित है। पीलिया जो है वो आपका यकृत यानी लीवर को, कलेजा को प्रभावित करता है। मधुमेह जो है वो आपका पाचन ग्रंथि से प्रभावित होती है, पाचन ग्रंथि से संबंधित है यानी पाचन ग्रंथि को प्रभावित करता है मधुमेह। और स्टोमेटाइटिस जो है वो जीभ को प्रभावित करता है। प्रश्न नंबर नेक्स्ट देखेंगे 50, प्राचीन काल में कलिंग का महान शासक निम्नलिखित में से कौन था? सही जवाब होगा ऑप्शन सी, खारवेल। आज 60 प्रश्नों की सीरीज को देखेंगे। 51 नंबर प्रश्न है, कनिष्क का राजधानी थी? सही जवाब होगा ऑप्शन डी, पेशावर। कनिष्क की राजधानी पेशावर थी। प्रश्न नंबर 52, निम्नलिखित में से कौन भारत का नेपोलियन कहलाता है? सही जवाब होगा ऑप्शन ए, समुद्रगुप्त। प्रश्न नंबर 53, निम्नलिखित में से कौन शासक दास राजवंश से संबंधित है? दास राजवंश, दास राजवंश को गुलाम वंश, मामलुक वंश भी कहा जाता है। सही जवाब होगा ऑप्शन ए, इल्तुतमिश। प्रश्न नंबर 54, निम्नलिखित का मिलान करना है। ध्यान से ऑप्शन को देखें, मिलान करें। कूट का प्रयोग इसमें करना है। वीडियो को पॉज करके देख सकते हैं। सही जवाब होगा ऑप्शन ए, ये आपका कूट है यानी 5 4 1 3, 5 4 1 3 आपका सही जवाब होगा यानी ए का 5 होगा। हजरत निजामुद्दीन औलिया सूफी संत, मलिक काफूर, हजरत दिनारी भी कहलाते हैं, ये आपका सही होगा यानी 1 का। इस प्रकार से मिलान कर लें। अलाउद्दीन खिलजी की बात करें तो आपका नियंत्रित दाम व राशन की शुरुआत किया था। उसके बाद जलालुद्दीन खिलजी की बात करें तो दास राजवंश उखाड़ फेंका था। प्रश्न नंबर 55 देखेंगे। निम्नलिखित संतों को ध्यान में लेना है, इसमें भी आपका कूट का प्रयोग करना है और तैथिक क्रम के अनुसार सजा देना है, कैसे कैसे जन्म लिए हैं संत ने, अकॉर्डिंग टू ऑप्शन देखना है। सही जवाब होगा ऑप्शन ए, 1 2 3 4 यानी कबीर है, उसका नानक है, उसका चैतन्य है, उसके बाद तुलसीदास है। इसको ऐसे याद कर सकते हैं, काना चतुर, इसमें रा साइलेंट हो जाएगा। का से कबीर, ना से नानक, चा से चैतन्य और तू से तुलसीदास। प्रश्न नंबर 56, अकबर द्वारा निर्मित बुलंद दरवाजा कहाँ की विजय का स्मारक है? यानी कहाँ विजय प्राप्त किया था अकबर? तो बुलंद दरवाजा का निर्माण करवाया था। सही जवाब होगा ऑप्शन डी, गुजरात विजय। गुजरात विजय के उपलक्ष्य में अकबर ने बुलंद दरवाजा का निर्माण कराया था। कमेंट करके बताएं बुलंद दरवाजा कहाँ स्थित है। प्रश्न नंबर 57, शिवाजी के साम्राज्य की राजधानी कौन थे? सही जवाब होगा ऑप्शन बी, रायगढ़। प्रश्न नंबर 58, अल हिलाल समाचार पत्र किसके द्वारा राष्ट्रीयता के प्रचार के लिए शुरू किया गया था? सही जवाब होगा ऑप्शन सी, अब्दुल कलाम आजाद। प्रश्न नंबर 59, युवा बंगाल आंदोलन यंग बंगाल मूवमेंट का मुखिया था? सही जवाब होगा ऑप्शन ए, हेनरी विवियन डेरिजियो।
प्रश्न नंबर 60 लास्ट प्रश्न है, अवमूल्यन का तात्पर्य है, सही जवाब होगा ऑप्शन सी, विदेशी मुद्रा की तुलना में किसी मुद्रा के मूल्य में कमी। अगर विदेशी मुद्रा की तुलना में किसी देश की मुद्रा के मूल्य में कमी आ जाता है, वैल्यू में गिरावट आ जाता है, तो उसको हम लोग अवमूल्यन कहते हैं। मान लेते हैं कि अमेरिका का डॉलर है, उसके तुलना में भारत का रुपया का मूल्य में यानी वैल्यू में गिरावट आ जाता है, कमी आ जाता है, तो इस स्थिति को ही अवमूल्यन कहा जाता है।